सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके डीएलएड 4th सेमेस्टर के शांति शिक्षा विषय के मोस्ट इंपॉर्टेंट अति लघु उत्तरीय क्वेश्चंस की सीरीज में यहाँ पर पार्ट 3 पढ़ने वाले हैं। यानी कि 2 पार्ट में हमने कंप्लीट कर लिया है क्वेश्चंस को और यहाँ पर ये लास्ट पार्ट आपका होने वाला है और यहाँ पर आज आपके सारे अति लघु उत्तरीय क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे और बहुविकल्पी क्वेश्चंस को मैं पहले ही पढ़ा चुकी हूँ। आपको सारे विषयों के क्लासेस की लिंक और सारे के सारे विषयों के राजन और पवन सीरीज के वीडियोस की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स दोनों जगह मिल जाएंगी, तो आप सारे विषयों को देखते रहिए। दोस्तों देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 61 है, गांधी जी के अनुसार शिक्षा का क्या माध्यम होना चाहिए? तो गांधी जी के अनुसार शिक्षा का माध्यम मातृभाषा होनी चाहिए। क्यों मातृभाषा होनी चाहिए? क्योंकि जब बच्चा अपने परिवार में जो भाषा सीखता है, जो वह बोलना शुरू करता है या जो उसके माता पिता बोलते हैं, उसके घर वाले बोलते हैं, उसके आसपास के लोग बोलते हैं, उस भाषा में वह किसी भी विषय को अच्छे से समझ पाता है, क्योंकि उस भाषा के शब्दों को, सेंटेंसेस को बनाना वो सीख चुका होता है। तो अगर वह नए स्कूल में जाता है और वहां पर भी उसको उसी प्रकार की भाषा में शिक्षा सिखाई जाती है, तो वह आसानी से उस कॉन्सेप्ट को सीख पाएगा। जैसे कि आज के टाइम पे बहुत सारे आसपास आपके इंग्लिश मीडियम स्कूल खुल रहे होंगे, हिंदी मीडियम शायद ये बहुत कम स्कूल खुल रहे हैं, लेकिन अगर कोई बच्चा हिंदी मीडियम का पढ़ा हुआ उसको एकाएक किसी इंग्लिश मीडियम स्कूल में डाल दिया जाए तो उसको दिक्कत होती है। क्यों? क्योंकि वो जिस भाषा में कम्युनिकेशन करता चला आया है, जिस भाषा में पढ़ता चला आया, अचानक से उसको कोई दूसरी भाषा आप दे दोगे समझने को तो वो नहीं समझ पाएगा। तो इसीलिए जो बच्चा शुरू से जो सीख करके आया है उसी भाषा में जब उसको सिखाया जाएगा तो वह अच्छे से उस कॉन्सेप्ट को या उस विषय को पढ़ पाएगा, समझ पाएगा। क्वेश्चन नंबर 62 है, गांधी जी के अनुसार शिक्षा के उद्देश्य क्या होने चाहिए? तो बच्चों को जीविकोपार्जन के योग्य बनाना, चरित्र निर्माण तथा शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक शक्तियों का विकास करना। क्वेश्चन नंबर 63 है, गांधी जी के अनुसार शिक्षण विधि कौन सी है? तो शिक्षण विधि पुस्तकीय न होकर क्राफ्ट केंद्रित होनी चाहिए, जिसमें बच्चों को कुछ ना कुछ हैंडक्राफ्ट की चीजें सिखाई जाएं, जिसमें वह हाथों से कुछ बनाना सीखें और जैसे लिफाफे बनाना हुआ या इस तरीके की चीजें जो लोगों के काम भी आए और बच्चों को रोजगार भी, उससे अगर कोई रोजगार करना चाहे अपना तो आगे चल करके उससे अपना खुद का कोई बिजनेस भी कर पाए। क्वेश्चन नंबर 64 है, स्वामी विवेकानंद का जन्म कब हुआ था? तो कलकत्ता में वर्ष 1863 में इनका जन्म हुआ था और स्वामी विवेकानंद जी ने, आप सभी को पता है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 65 है, विवेकानंद जी ने शिक्षा का क्या अर्थ सुझाया? तो विवेकानंद जी के भीतर निहित पूर्णता का विकास है। शिक्षा मनुष्य के भीतर निहित पूर्णता का विकास है। यह वह प्रक्रिया है, शिक्षा वह प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति अपनी समस्त संभावनाओं की पूर्णता प्राप्त कर सकता है। यानी कि अपने अंतर्निहित शक्तियों का एक तरीके से विकास करना ही है। इनके अनुसार भी यही चीजें कही गई हैं। क्वेश्चन नंबर 66 है, विवेकानंद जी द्वारा शिक्षा के क्या उद्देश्य थे? या विवेकानंद जी के अनुसार शिक्षा के क्या उद्देश्य थे? तो मनुष्यत्व का विकास, आंतरिक पूर्णता, समाज सेवा की धारणा, जीविकोपार्जन का उद्देश्य, त्याग की भावना, राष्ट्रीय भावना एवं विश्व बंधुत्व का विकास, ये सब विवेकानंद जी द्वारा दिए गए शिक्षा के उद्देश्य थे। क्वेश्चन नंबर 67 पे आते हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा अंतरराष्ट्रीय शांति वर्ष कब घोषित किया गया? तो 1986 को। क्वेश्चन नंबर 68 है, तनाव कितने प्रकार का होता है? तो तनाव दोस्तों देखिए 2 प्रकार का होता है, पहला है सकारात्मक और दूसरा है नकारात्मक प्रकार का तनाव। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 69 पे आते हैं, तनाव का स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है? तनाव की स्थिति में हृदय गति, रक्तचाप, पाचन शक्ति प्रभावित होते हैं तथा मांसपेशियों में तनाव उत्पन्न होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 70 पे आते हैं, जीवन मूल्य संकट के कारण स्पष्ट कीजिए। तो वर्तमान जीवन मूल्य संकट के निम्नलिखित कारण हो सकते हैं। पहला है भौतिक सुख सुविधा की अतिशय इच्छा, बिना योग्यता एवं परिश्रम के अधिकतम प्राप्ति की इच्छा, मूल्य की दृष्टि से परिवार, समाज एवं शिक्षण संस्थाओं का प्रतिकूल वातावरण, समाज के उच्च पदस्थ लोगों का आचरण, मूल्य का ज्ञान होना किंतु भावना से आशयबद्ध रहना और पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 71 है,
शांति कौशल क्या हो सकते हैं? तो शांति कौशलों को 3 भागों में बांट सकते हैं। पहला है शांति स्थापित करने में समुदाय के शिक्षकों की भूमिका। दूसरा है शांति शिक्षा हेतु विद्यालय प्रणाली। तीसरा है शांति शिक्षा में पाठ्यक्रम। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 72 है, गांधी जी ने शांति स्थापित करने के लिए क्या उपाय बताए? तो गांधी जी ने क्या कहा था, ध्यान से सुनिएगा। प्रेम के कानून के बिना संसार में सच्ची शांति कभी संभव नहीं है। शस्त्र के बल पर लोगों को चुप रखा जा सकता है। जब तक सभी के मन में अहिंसा के भाव ना हो तो शांति की पुकार भयावह जंगल में अनर्गल पुकार करने जैसी ही सिद्ध होगी। यानी कि जब तक सबके मन में खुद भावना नहीं होगी कि हमें एक दूसरे से प्रेम रखना है, एक दूसरे के प्रति बैर नहीं रखना है, किसी से हिंसा नहीं होने देनी है, जब तक ये सारी भावनाएं हमारे अंदर नहीं होंगी तब तक शांति की जो स्थापना है हम बस उसकी कल्पना कर सकते हैं, उसकी रियलिटी में हम उसको स्थापित नहीं कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 73 है, सर्वोदयी कार्यक्रम पर टिप्पणी लिखिए। तो सर्वोदयी समाज में सभी सुखी होते हैं। सर्वोदय का रास्ता प्रेम और प्रेम के द्वारा ही शांति स्थापित हो सकती है, यही है। क्वेश्चन नंबर 74 है, व्यक्तित्व विकास की अवस्थाएं कौन कौन सी होती हैं? तो देखिए, व्यक्तित्व विकास की जो अवस्थाएं होती हैं वो पहला है जन्म से पूर्व की अवस्था, जब बच्चा माँ के गर्भ में होता है, फिर उसकी शैशवावस्था होती है, फिर बाल्यावस्था होती है और फिर किशोरावस्था में जो उसका व्यक्तित्व होता है वह उसकी एक अवस्था होती है। क्वेश्चन नंबर 75 है, व्यक्तित्व क्या है? तो एक व्यक्ति का व्यक्तित्व वह है जिसके आधार पर हम यह कह सकते हैं कि किसी प्रदत्त परिस्थिति में वह व्यक्ति क्या करेगा। क्वेश्चन नंबर 76 है, व्यक्तित्व व्यक्ति में उन मनोदैहिक व्यवस्थाओं का गतिशील संगठन है। मनोदैहिक व्यवस्थाओं का गतिशील संगठन है जो उसके अपूर्व व्यवहार और विचार का निर्धारण करते हैं। यह परिभाषा किसने दी है? तो यही परिभाषा जो है व्यक्तित्व की वो सर्वमान्य है और इसको आलपोर्ट ने दी है। क्वेश्चन नंबर 77 है, व्यक्तित्व के निर्धारक तत्व कौन कौन से हैं? तो व्यक्तित्व के निर्धारक 3 तत्व हैं, मुख्य रूप से जैविक या शारीरिक निर्धारक, मनोवैज्ञानिक निर्धारक और वातावरणीय निर्धारक। क्वेश्चन नंबर 78 पे आते हैं, सहपाठी से आशय स्पष्ट कीजिए। तो सहपाठी से आशय ऐसे समूह से है जिसमें 4-5 छात्र इकट्ठे रहते हैं। फिर है क्वेश्चन नंबर 79, सहपाठी समूह की विशेषताएं लिखिए। सभी सदस्य इकट्ठे रहते हैं, सभी एक दूसरे पर विश्वास करते हैं, सभी समान उम्र के होते हैं और सभी की रुचियां समान होती हैं। क्वेश्चन नंबर 80 है, सहपाठी समूह के लाभ बताइए। तो सहपाठी समूह के सदस्यों में आत्मविश्वास बढ़ता है, यह आत्मनिर्भर होना सीखते हैं, सहयोग की भावना पनपती है और सहपाठी समूह में इकट्ठे रहने की कला का विकास होता है। क्वेश्चन नंबर 81 पे आते हैं, सामाजिक बोध की परिभाषा दीजिए। तो बैरन एवं बायरन के शब्दों में सामाजिक बोध का आशय सामाजिक विश्व के बारे में उपलब्ध सूचनाओं की व्याख्या, विश्लेषण, स्मरण तथा उपयोग करने से है। क्वेश्चन नंबर 82 पे आते हैं, आक्रामकता की एक परिभाषा लिखिए। बहुत ही अच्छे से मैंने इन सब टॉपिक्स को पढ़ाया है। शांति शिक्षा की क्लासेस अगर आपने नहीं देखी है तो प्लीज देख लीजिए। मायर्स ने आक्रामकता को परिभाषित करते हुए लिखा है कि आक्रामकता वह शारीरिक या मौखिक व्यवहार है जो किसी व्यक्ति को आघात पहुंचाने के उद्देश्य से किया जाता है। आक्रामकता को एक तरीके से हम हिंसा ही कह सकते हैं, जिसमें एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को किसी भी प्रकार से नुकसान पहुंचाता है, चाहे वो शारीरिक हो या मानसिक हो। क्वेश्चन नंबर 83 है, आक्रामकता के प्रकार बताइए। तो आक्रामकता के मुख्य 2 प्रकार है। देखिए, पहला शारीरिक है, शारीरिक आक्रामक व्यवहार, और दूसरा है मौखिक आक्रामक व्यवहार, जिसके बारे में मैंने भी आपसे बात की। शारीरिक आक्रामक व्यवहार के अंदर किसी को किसी ने मार पीट दिया, झगड़े हो गए आपस में। और मौखिक आक्रामक यानी कि कुछ इस तरीके के अपशब्द बोलना, गालियां देना, जिससे आगे का व्यक्ति फ्रस्ट्रेट होकर के वो भी कुछ करे, तो ये भी आ जाएगा आक्रामकता के अंतर्गत ही। क्वेश्चन नंबर 84 है, नैतिकता के क्षेत्र क्या है? तो नैतिकता के क्षेत्रों में व्यक्ति है, परिवार है, स्कूल है और समाज है। क्वेश्चन नंबर 85 है, नैतिकता का क्या अर्थ है? तो नीति के अनुसार व्यवहार करना ही नैतिकता है। क्वेश्चन नंबर 86 है, नैतिक शिक्षा किसे कहते हैं? तो बालक का सामाजिक विकास करने वाली, व्यक्तित्व का संतुलित तथा सर्वांगीण विकास तथा उसका दृष्टिकोण उदार बनाने वाली शिक्षा को ही हम नैतिक शिक्षा कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 87 है, नैतिक शिक्षा के कोई 2 उद्देश्य बताइए। तो पहला है नैतिकता का विकास और दूसरा है आध्यात्मिक विकास।
क्वेश्चन नंबर 88 है समाज अनुकूल विकास क्या है? तो समाज अनुकूल विकास का सीधा अर्थ समाज के अनुरूप व्यक्ति के विकास से है। इस प्रक्रिया को समाजीकरण कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 89 है उद्दीपन एवं अनुक्रिया सिद्धांत किसे कहते हैं? उद्दीपन एवं अनुक्रिया सिद्धांत प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक वॉटसन ने दिया था। क्वेश्चन नंबर 90 है हिंसा से क्या अभिप्राय है, स्पष्ट करिए। तो हिंसा को आमतौर पर परिवार, घर के सदस्यों, अंतरंग साथी, सहयोगियों, व्यक्तियों या समूहों पर नियंत्रण स्थापित करने के उद्देश्य से व्यवहार की एक पद्धति के रूप में समझा जाता है। जैसे देखो आप कभी कभी कहीं कहीं लाठी चार्ज हो जाता है, कहीं कहीं लोग पथराव करते हैं, तो यहाँ सब क्या होता है? हिंसा ही तो होता है। क्वेश्चन नंबर 91 है हिंसा से कोई 5 हानियां लिखिए। तो हिंसा से कोई फायदा तो होता नहीं, किसी को मार पीट करके, किसी को दुखी करके उससे फायदा क्या होगा हमें? हानियां ही हानियां हैं। तो पहला तो यही है हिंसा शारीरिक पीड़ा देने का कार्य करती है। दूसरा हिंसा मानसिक पीड़ा देने का कार्य करती है। तीसरा हिंसा समाज में भय का वातावरण उत्पन्न करने का कार्य करती है। चौथा हिंसा सामाजिक सद्भाव एवं भाईचारे की भावना को समाप्त करने का कार्य करती है। पांचवा हिंसा लोगों में आक्रोश एवं प्रतिशोध की भावना को जागृत करने का कार्य करती है। क्वेश्चन नंबर 92 है सांस्कृतिक हिंसा की विकृति से संबंधित तथ्यों को स्पष्ट कीजिए। तो सांस्कृतिक हिंसा का विकृत रूप अधिकतर महिलाओं के सम्मान, उनका शारीरिक रूप से उत्पीड़न, महिलाओं को उनके सामाजिक स्तर पर परित्याग, उनको अपंग बनाना, उनकी हत्या तथा अन्य प्रकार के अपराध के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन नंबर 93 है योग शास्त्र के प्रणेता कौन है? तो योग शास्त्र के प्रणेता कौन है? महर्षि पतंजलि हैं, आप लोगों को पता ही है। और इन्हीं के नाम पर आप देखिए पूरा जो बाबा रामदेव है वो पूरा का पूरा इंस्टीट्यूट ही चला रहा है, पूरा उन्होंने इसको ब्रांड ही बना दिया है पतंजलि के नाम से। और वो योगा भी सिखाते हैं, ये भी आप लोगों को पता है, पूरे देश के लोगों को। क्वेश्चन नंबर 94 है अष्टांग योग में यम का क्या आशय है? तो अष्टांग योग में यम का आशय है चित्त को धर्म में स्थिर रखने का साधन। क्वेश्चन नंबर 95 है यम के प्रकार लिखिए। तो यम के 5 प्रकार हैं अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये दोस्तों, सारे के सारे विषयों की लिंक आपको मिल जाएगी, तो सारे विषयों को आप देखते रहिए। क्वेश्चन नंबर 96 है नियम के प्रकार बताइए। तो नियम के प्रकारों में देखिए शौच है, संतोष है, तप है, स्वाध्याय है और ईश्वर प्राणिधान है। क्वेश्चन नंबर 97 है ध्यान से क्या अभिप्राय है? तो चिंतन व मनन करना ही ध्यान है, अर्थात अपनी चित्त वृत्ति को जिस विषय में धारणा द्वारा लगाए रहते हैं और उसी विषय में निरंतर लगाए रखना ही क्या होता है? ध्यान होता है। यानी कि कहीं पर हम अपने माइंड को बिल्कुल कंसंट्रेट करके बहुत ही ध्यान से किसी के विचारों को, किसी की बातों को अगर हम सुन रहे हैं तो वह हो जाता है एक प्रकार से ध्यान ही हो जाता है। जैसे कोई बात टीचर क्लास में कह रहा है, किसी भी कहानी को ही वह कह रहा है, तो आप बहुत ध्यान से उसको सुन रहे हो। यानी कि जो आपका मन है, आपकी आंखें, आपका हृदय, आपका शरीर पूरी तरीके से आप कक्षा में ही स्थिर होकर के शिक्षक की बातों को तन और मन से ध्यान से सुन रहे हो। तो इस तरीके से जैसे कभी कभी टीचर कहते भी हैं कक्षा में बच्चों को कि बस केवल शरीर यहाँ बैठा हुआ, मन तो कहीं और लगा हुआ है, मन तो कक्षा में है नहीं। तो इस तरीके से जो ध्यान है, इससे हम किसी भी चीज को अगर हम कहीं भी ध्यान लगा करके कोई भी काम करेंगे तो वो काम अच्छा ही होगा। तो इस प्रकार से जहां पर हम अपनी चित्त वृत्ति को किसी भी विषय में गहनता से लगाते हैं तो वही ध्यान कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 98 है समाधि किसे कहते हैं? जब अहंकारिक चेतना से ऊपर उठकर ध्यान हरा हो जाता है और वह अपने अति उच्च शिखर पर पहुंच जाता है तो वह समाधि की अवस्था में प्रवेश करता है। क्वेश्चन नंबर 99 है मानव अधिकार क्या है? तो वे अधिकार जो हमारी प्रकृति या स्वभाव में निहित हैं, इनके अभाव में हम मानव के रूप में अपना जीवन व्यतीत नहीं कर सकते। मानवाधिकार हमें पूर्ण रूप से विकसित होने के अवसर प्रदान करते हैं। क्वेश्चन नंबर 100 पे आते हैं सतत विकास से क्या अभिप्राय है? सतत विकास एक गतिशील प्रक्रिया है जिसमें वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं को भावी पीढ़ी की आवश्यकताओं से समझौता किए बिना पूरा किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 101 है मानवाधिकार शिक्षा के कोई 2 उद्देश्य बताइए। तो देखिए मानवाधिकार शिक्षा के उद्देश्य हैं सबसे पहले मानव अधिकारों का संवर्धन करना,
संरक्षण करना, मानव की स्वतंत्रता का ख्याल रखना, उसकी प्रगति का ख्याल रखना और विश्व शांति और समृद्धि का भी ख्याल रखना। ये सब मानवाधिकार के उद्देश्य हैं। मानवाधिकार शिक्षा के क्या है? उद्देश्य है। इस तरीके से सारे अति लघु उत्तरीय कंप्लीट हो गए। यहाँ से देखिए लघु उत्तरीय प्रश्न स्टार्ट है दोस्तों। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको सारे के सारे क्लासेस अच्छी लग रही होंगी। सारे के सारे यहाँ पर आज आपका जो राजन सीरीज है इसके बहुविकल्पी, ये जो आपका पवन सीरीज है इसके बहुविकल्पी और अति लघु उत्तरीय सारे प्रश्नों को कंप्लीट करा दिया। तो ये सीरीज आपकी कंप्लीट हो गई। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी सारे विषयों की। और अगर आपको आठों के आठों विषयों का हाथों से लिखा हुआ हैंड रिटन नोट्स चाहिए तो उसके लिए आपको पता ही है, आपको हमारे ऐप टारगेट यूपी टेट सीटेट ऐप को डाउनलोड करना पड़ेगा। ऐप की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। और ये जो नंबर है हमारा ऑफिशियल 7705 95 45 49, इस नंबर पर कांटेक्ट करके आप सारे के सारे विषयों की नोट्स को प्राप्त कर सकते हैं, सारे के सारे विषयों की क्लासेस देख सकते हैं, सारे विषयों के आपको चैप्टर वाइज टेस्ट मिल जाएंगे, सारे विषयों के राजन और पवन सीरीज की पूरी पीडीएफ हम दे देंगे। तो अलग से आपको ये जो दोनों की दोनों सीरीज है मार्केट से खरीदने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। सारे विषयों की क्लासेस तो वहां पर मिलेंगी ही, मास्टर क्लासेस मिलेंगी और ऐप में कोई ऐड, कोई प्रचार नहीं आता, कोई डिस्टरबेंस नहीं होती। आप अच्छे से केवल पढ़ते हुए जाते हैं जिससे आपकी जो तैयारी है वो कम समय में बहुत अच्छी हो जाती है और आपके मार्क्स भी बहुत अच्छे आते हैं। तो आप लोग प्लीज जरूर ज्वाइन कर लीजिए। और जहां कहीं कोई भी प्रॉब्लम है हमसे कमेंट इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं या नीचे कमेंट बॉक्स में अगर आप कमेंट भी कर देंगे तो भी आपको हम रिप्लाई दे देंगे कि ऐप को डाउनलोड करने में अगर कोई भी प्रॉब्लम आ रही है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में आपको टारगेट यूपी टेट सीटेट ऐप की लिंक मिल जाएगी। ठीक है, आप आसानी से इसको डाउनलोड कर पाएंगे प्ले स्टोर से और कोई भी प्रॉब्लम है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। और दोस्तों उम्मीद करती हूँ कि क्लासेस आपको अच्छी लग रही होंगी। क्लासेस अच्छी लग रही तो प्लीज कमेंट करिएगा। और ये पूरा का पूरा आपका जो 8वां पेपर है खत्म हो गया। अब इसके राजन सीरीज को भी हम खत्म करेंगे और सारे के सारे विषयों को अच्छे से पढ़ा के हम खत्म करेंगे। थैंक यू सो मच। जय हिंद।